नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस सीरीज़ में जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और ये लूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज़ है जिसमें 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और आपने वो क्लासेस नहीं ली हैं तो स्टार्टिंग की दोनों क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट पहले ही कर दिया था और पॉलिटी की 4 क्लासेस अपलोड हैं। पॉलिटी को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की तीसरी क्लास में हम जियोग्राफी में पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का, धूमकेतु, सुपरमून, ब्लू मून आदि कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। तो दोस्तों, कुछ समय के लिए आप ध्यान लगाकर इस वीडियो को पूरा देखें, जहां पर हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे और उनके बारे में जो भी फैक्ट हैं, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहली बार यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो स्टूडेंट, हम आज प्रारंभ कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि जब हमने सौरमंडल को पढ़ा था तो सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने अर्थ को कंप्लीट नहीं किया था। अर्थ को ना पढ़ाने का एक कारण ये था कि अर्थ एक मतलब हम जब भी भूगोल की बात करते हैं तो हम भू की बात करते हैं तो उसको ब्रॉड में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए लूसेंट में भी 5वें इस ग्रह को अलग से ही दिया गया है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का आकार, यानी कि हमारी पृथ्वी आकार में पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आपने देखा होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बाद हमारी पृथ्वी का स्थान आता है। इसके अलावा पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का अपना कक्षीय झुकाव कितना है। तो पृथ्वी अपने जो अक्ष है उस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। यानी कि पृथ्वी का अक्ष जो पृथ्वी की कक्षा है, आगे इसको हम समझेंगे, उससे जो कोण बनाता है वो 66.5 डिग्री बनाता है और जो अक्ष झुका हुआ है वो कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में अगर हम बात करें कंप्लीट पृथ्वी की, तो ये हमारी पृथ्वी की विषुवत रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, यानी कि ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है विषुवत रेखा या इक्वेटर के, ये नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री डिस्टेंस पर जो रेखा है वो कर्क रेखा है और विषुवत रेखा के नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा है वो मकर रेखा है। साथ ही छात्रों, यदि हम देखें तो ये कुछ रेखाएं हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये हो जाती है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ये तब है जब हम अर्थ को बिना कक्षीय झुकाव के पढ़ते हैं। पर जब हमें मालूम है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये सारी रेखाएं इस तरीके से 23.5 डिग्री हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है अपने कक्षीय तल पर झुकाव पृथ्वी का 66.5 डिग्री और अपने अक्ष पर कितना, 23.5 डिग्री। ठीक है। इस 23.5 डिग्री ये जो वाला भाग है वो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, यानी कि नॉर्थ पोल, और ये जो भाग है ये पृथ्वी का साउथ पोल कहलाता है। इसके अलावा यह सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी कि वर्तमान में यदि देखा जाए तो पृथ्वी ही एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है जो कि चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास, यदि हम पृथ्वी के व्यास की बात करें, यानी कि पृथ्वी के डायमीटर की बात करें, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें समझेंगे, मैं आपको बता देता हूँ।
ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के झुकाव की यदि जब भी बात होती है, यानी कि पृथ्वी के व्यास की, तो ये कहलाता है पृथ्वी का कौन सा, विषुवतीय व्यास, और ये कहलाता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी क्या है, कुछ इस तरीके से है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वह थोड़ी चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर यानी कि जो ध्रुवीय व्यास है वह 12,714 किलोमीटर है, यानी कि थोड़ा कम है। इसके अलावा विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं हमारे पृथ्वी के भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि कौन सा व्यास, पृथ्वी कहाँ पर सबसे अधिक मोटी है, तो विषुवत रेखा पर, यानी कि बीच में, और ध्रुवों पर क्या है, यहाँ से यदि देखा जाए तो ये सक्रिय है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए हमने जब शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह की बात की थी तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण, परिभ्रमण या घूर्णन करते हैं, पर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, जो कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक गति पूरी होती है। यानी कि हमारी पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक परिक्रमा पूरी करती है, यानी कि एक चक्कर लगाती है, एक घूर्णन पूरा करती है। इसका मतलब है अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी की इस गति को उसकी घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं, यानी कि दैनिक गति ही होती है जिससे दिन एवं रात होते हैं। साथ ही यदि हम बात करें पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट एवं 46 सेकंड लगते हैं, जिसे लगभग हम बोलते हैं 365 दिन और 6 घंटे। यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है। इस परिक्रमा को क्या कहा जाता है, इस परिक्रमण को वार्षिक गति कहा जाता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी कि पृथ्वी ये जो पूरी सूर्य की परिक्रमा करती है वह लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करती है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को एक सौर वर्ष कहा जाता है। यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो उसे पृथ्वी पर क्या कहा जाता है, एक सौर वर्ष हो गया, और उसी को एक वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। यानी कि देखिए कैलेंडर वर्ष हमारा 365 दिन का होता है, पर सौर वर्ष हमारा 365.6 घंटे का होता है। यानी कि ये जो 6 घंटे बढ़ते हैं, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित कर दिया जाता है। यानी कि जब कैलेंडर में इन 6 घंटों को समायोजित करना हो तो हम उसको लीप वर्ष बनाकर चौथे वर्ष में समायोजित कर देते हैं। यानी कि लीप वर्ष 365 का ना होकर कितने का होता है स्टूडेंट, 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन ना होकर कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। यानी कि चौथे साल की फरवरी में लीप वर्ष का एक दिन ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण वह अब 29 दिन की हो जाती है। इसके अलावा छात्रों, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण। यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी कुछ इस तरीके से अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या है, ये जो सारी रेखाएं झुकी हुई हैं, और वह सूर्य की जब परिक्रमा करती है, सूर्य की इस तरीके से परिक्रमा कर रही होती है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी के यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों सूर्य के लंबवत होती हैं एक एक समय पर। यानी कि इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कर्क रेखा के लंबवत जब सूर्य आता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो समय अलग होता है। भूमध्य रेखा के समांतर जब किरणें पड़ती हैं वो समय अलग होता है,
और मकर रेखा के समांतर किरणें पड़ती हैं वो समय अलग होता है। इसके कारण हमारी पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन है इसके अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी कि वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर दिन रात छोटे और बड़े होते हैं। देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो क्या होता है, जब भूमध्य रेखा के लंबवत आती है तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। पर कर्क रेखा पर जो है यदि हमारी पृथ्वी सूर्य के लंबवत होती है, कब, यानी कि कर्क रेखा के लंबवत सूर्य की स्थिति आती है, इधर ना होकर कर्क रेखा के लंबवत, तो जो आपका मकर रेखा वाला भाग है यानी ये वाला भाग, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं, बहुत कम समय के लिए पहुँचती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। इसी तरीके से मकर रेखा पर जब लंबवत सूर्य होता है तो दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती हैं। और जब ये सूर्य किसके लंबवत हो जाता है, मकर रेखा के, तो जो कर्क रेखा पर दिन छोटे होने लगते हैं यानी कि रात बड़ी होने लगती हैं। तो इसी को बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। जहाँ उत्तरायण होता है मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी आकार एवं बनावट की दृष्टि से किसके समान है, शुक्र के समान। इसलिए हमारी पृथ्वी का भाग्नि ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। स्टूडेंट, हमारी पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पानी के कारण ही हमारे ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी एकमात्र जो तारा है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसे अल्फ़ा सेंचुरी समूह का एक तारा कहा जाता है और यह हमारी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। आप कमेंट करेंगे, उन्हीं कमेंट से मुझे और वीडियो डालने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। दोस्तों, एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है हमारे कुछ सौरमंडल के इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट एक फैक्ट पर, जिसमें लिखा है 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ यानी कि जिसे हम जानते हैं IAU की एक बैठक हुई थी जिसमें खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह न होने का दर्जा दे दिया था, यानी कि प्लूटो का ग्रह का दर्जा ख़त्म कर दिया क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी। यानी कि और सभी ग्रह इस तरीके से वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर प्लूटो ग्रह जो है वो वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा नहीं करता था। ठीक है, तो इसके कारण क्या किया, उसका दर्जा ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को किस ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, बौने ग्रह की श्रेणी में। यानी कि 2006 के बाद 8 ग्रह हो गए और प्लूटो कैसा ग्रह हो गया, प्लूटो बौना ग्रह हो गया। स्टूडेंट, आगे हम बात करें साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाले तारे हैं। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। अगर आपसे पूछा जाए डॉग स्टार या साइरस क्या है, तो यह सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है जो हमें कब, रात्रि में। चलिए दोस्तों, पृथ्वी के बाद हम बात करते हैं पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में, यानी कि मून के बारे में। आपको मालूम है चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह
और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सेलेनोलॉजी क्या है, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। जहाँ लॉजी लगता है वो अध्ययन होता है, जैसे बायोलॉजी जीवों का अध्ययन, जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन। ठीक है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। ठीक है। शांति सागर क्या है? चंद्रमा पर स्थित धूल का विस्तृत मैदान। यह चंद्रमा का सबसे पिछला भाग है जो कि एक अंधकारमय होता है, यानी कि हमेशा यहाँ पर अंधेरा रहता है। पिछले भाग में सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती इसलिए। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लीबनिट्ज पर्वत है जो कि 35,000 फीट यानी कि लगभग 10,688 मीटर है। चंद्रमा का यह सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा हमारे चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि फॉसिल प्लैनेट। अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो भले ही चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है पर उसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय पर, ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, चंद्रमा 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यानी कि चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण दोनों क्या हैं? समान हैं। ठीक है। चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण दोनों क्या हैं? समान है। इसके कारण देखिए क्या होता है, जो मैंने कहा पिछला वाला भाग शांति सागर और अंधेरे वाला, वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। यही कारण है कि चंद्रमा सदैव हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी कि हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख सकते हैं और पृथ्वी से केवल और केवल हम चंद्रमा का 57% ही भाग देख सकते हैं, यानी कि बाकी जो 43% भाग है वो हम कभी नहीं देख सकते। यह पिछला वाला भाग है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष से लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है। चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी जो हमारे चंद्रमा का व्यास है वह कितना है? 3,480 किलोमीटर और पृथ्वी के द्रव्यमान से चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 है। ठीक है। किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? हमारे पृथ्वी के। साथ ही अगर हम बात करें सूर्य के संदर्भ में, चंद्रमा की परिक्रमण अवधि 29 दिन है, यानी कि लगभग 30 दिन। इसी को हम बोलते हैं चंद्रमास। यानी कि 30 दिन जब एक सूर्य के संदर्भ में ये परिक्रमा करता है तो कितने दिन में करता है? 29 दिन में करता है, 29.53 दिन में करता है, जिसे लगभग हम एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र मास, यानी कि नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की यह अवधि नक्षत्र मास कहलाती है। यानी कि एक नक्षत्र मास जो होता है 27.5 दिन का होता है। ठीक है। और चंद्रमास कितना होता है? 29 दिन का होता है। इसके अलावा आपने ज्वार और भाटे के बारे में सुना होगा। तो ज्वार जो है चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियों से ही आते हैं। तो ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 11:5 होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका पड़ता है? सूरज का इफेक्ट और दूसरे नंबर पे चंद्रमा का। इसके कारण ही यदि 11.5 के अनुपात में ये फोर्स लग रहा है तो पृथ्वी पर क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। आगे दोस्तों, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि हमारी पृथ्वी। यानी कि चंद्रमा लगभग 4.5 बोलते हैं, इसलिए करोड़ वर्ष यानी कि 460 करोड़ वर्ष पुराना है हमारा चंद्रमा।
इन चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा मिली हुई है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में टाइटेनियम धातु मिली हुई है। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, जहाँ पर हम बात करेंगे सुपरमून की, यानी कि सुपरमून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सुपरमून, जब पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं लूसेंट की, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकटतम वाली स्थिति, तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरोजी फुल मून भी कहा जाता है। इससे चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो अभी आपने फ़िलहाल में, यानी कि 26 तारीख को आपने ये स्थिति देखी होगी। इसे सुपरमून की स्थिति कहा जाता है। सुपरमून जब मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करते चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है, तो वह 14% अधिक बड़ा दिखाई पड़ता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं सुपरमून। इसके अलावा ब्लू मून किसे कहते हैं दोस्तों, इस डेफिनेशन को भी आप ध्यान रखेंगे। ब्लू मून, देखिए सुपरमून क्या है, जब नज़दीक होता है, पर ब्लू मून कब होता है वो आप यहाँ देखेंगे। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हों, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। बात समझना, एक ही कैलेंडर महीने के किसी भी मंथ में यदि 2 पूर्णिमाएँ, तो वैसे तो एक महीने में 1 पूर्णिमाएँ होती है, 1 पूर्णिमा होती है, पर कभी कभी क्या हो जाता है 2 पूर्णिमा आ जाएं। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को पूर्णिमा है, 31 का महीना है, और 31 तारीख को भी पूर्णिमा हो जाए, तो देखो एक महीने में पूर्णिमा हो जाती है, ठीक है। तो 1 तारीख और 31 दिन से जब भी कम हो गया, यानी कि 30 दिन में यदि पूर्णिमा आ गई, तो वहाँ पे एक ही महीने में क्या हो जाती हैं, 2 पूर्णिमाएँ आ जाती हैं। तो इस स्थिति को कहा जाता है क्या? ब्लू मून। तो ऐसा 2-3 साल में ही होता है। जैसे कि 2012 में 2 पूर्णिमाएँ देखी गई थी, जिसमें 2 तारीख को अगस्त के महीने में और 31 तारीख को। तो जो 31 तारीख को चांद दिखेगा उसी को कहा जाएगा क्या? उसी को कहा जाता है ब्लू मून। यानी कि जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह में ब्लू मून होते हैं, तो उसे मून ईयर कहा जाता है। ऐसा मतलब एक ही वर्ष में अगर 2 बार ब्लू मून मिल गए या इससे अधिक बार, तो इसे कहा जाता है कौन सा? मून ईयर। और मून ईयर कौन सा रहा था? 2018। इसी को कहा गया था ब्लू मून ईयर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं छात्रों बौने ग्रह। बौने ग्रह जिसमें प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। और इसका नया अगर हम नाम बात करें तो 134340 रखा गया था। ये नंबर होते हैं, ठीक है। और यम की खोज क्लाड टाम्बो ने 1930 में की थी। आपको ये तो मालूम है कि 2006 के प्राग सम्मेलन में, ठीक है, ये ग्रहों के मापदंड पे नहीं आया, इसलिए इसे क्या कर दिया? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया और ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, ठीक है। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके निकाले जाने के कारण क्या हैं, यानी क्यों यम या फिर प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। तो इसका पहला कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना। दूसरा कारण है इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। और तीसरा इसका कारण है वरुण ग्रह की कक्षा को ये काटता है, ठीक है। बाकी सारे ग्रह वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, पर ये वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ अगला जो बौना ग्रह है वो है सेरेस। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी द्वारा की गई थी। यानी कि सेरेस को कब खोजा था, किसने खोजा था? इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शाला है उसकी नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा, यानी इसका व्यास बुध के व्यास का लगभग 1/5वां भाग है। अन्य बौने ग्रह में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चेरान भी बौना ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा
2003 UV 313 यानी कि इसे ईरिस कहा जाता है। चेरान, इरिस, सीरिस और प्लूटो ये सभी क्या हैं, बौने ग्रह हैं। दोस्तों एक पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आइए, हमने कल सौर परिवार पढ़ा था और उसमें हमने सभी ग्रहों को पढ़ा था। अभी हम फिलहाल इस टेबल के माध्यम से सभी ग्रहों के बीच की दूरी को, सभी जो ग्रह हैं उनका परिक्रमण काल और उनका परिभ्रमण काल, ठीक है, और उनके लूसेंट के अनुसार जो उपग्रहों की संख्या दी गई है हम वो पढ़ेंगे। देखिए अभी हम लूसेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। फ़िलहाल में जो है शनि के और बृहस्पति के कुछ और उपग्रह खोजे गए हैं, जिसके अनुसार शनि में उपग्रह की संख्या अब 80 से ऊपर हो गई है। ठीक है, और अब सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं। ठीक है, चलिए सबसे हम पहले बात करते हैं बुध ग्रह, जो सबसे नज़दीक है सूर्य के। ये क्रम दिया हुआ है सूर्य के सबसे नज़दीक से लेके सबसे आखिरी तक ग्रह। तो बुध ग्रह का व्यास 4,878, ठीक है, यह 58.6 दिन में सूर्य की अपने अक्ष पर घूमता है, यानी कि परिभ्रमण काल है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण काल 88 दिन है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह 12,104 किलोमीटर व्यास वाला ग्रह है, जो कि पृथ्वी के लगभग समान है। यह 243 दिन यानी कि सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर घूमता है और 224 दिन में पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा करता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का व्यास 12,756 विषुवत रेखीय और 12,714 इसको हम ध्रुवीय व्यास बोलते हैं। ठीक है, यह लगभग 23.9 घंटे में सूर्य अपने अक्ष पर घूमती है और 365.26 दिन में किसकी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल का व्यास 6,796 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के समान ही 24.6 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूमती है और 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। अब बात करें बृहस्पति ग्रह की, जो कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास देखिए 1,42,984 किलोमीटर है, पर यह सबसे कम समय, देखिए सबसे कम समय, ये सबसे अधिक समय, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर घूमता है। सबसे छोटा दिन किस पे होता है, बृहस्पति पे। सबसे बड़ा दिन होता है किस पे, शुक्र पे। ठीक है, इसके अलावा यह 12 वर्ष में किसकी, सूर्य की एक परिक्रमा करता है। इसके 67 उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमीड। इसके अलावा शनि ग्रह का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। यह 10.3 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है और 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके लूसेंट अनुसार 62 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके अलावा अरुण ग्रह 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है। 17.2 घंटे में यह अपने अक्ष पर घूमता है और 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके 27 उपग्रह हैं, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। ठीक है, टाइटन शनि का है, टाइटेनिया अरुण का है और ट्रिटॉन वरुण का उपग्रह है। इसका व्यास 49,100 किलोमीटर है। यह 16.1 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है और 164 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके 13 उपग्रह हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ट्रिटॉन। दोस्तों आगे हम बात करें कुछ लघु सौरमंडलीय पिंड की, जिसमें क्षुद्र ग्रह, जिसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। देखिए बौने ग्रह अलग हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं, इन्हें एस्ट्रॉइड कहा जाता है। मुख्य रूप से आप कभी भी जब गूगल पे या फिर कहीं भी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के आसपास देखोगे तो इन ग्रहों की कक्षा के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, यानी कि छोटे आकाशीय पिंड। देखिए ग्रह हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से ग्रह कर रहा है, पर ये कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जो टुकड़े होते हैं उन्हीं से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। आपने महाराष्ट्र की लोनार झील का नाम सुना होगा, जिसे क्रेटर निर्मित झील कहा जाता है। क्रेटर होता है गड्ढा, ठीक है।
तो वह किससे बनी हुई है? क्रेटर निर्मित झील वह किसी भी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, फोर वेस्टा क्या है? यह एक क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपने साधारण नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। इसके अलावा धूमकेतु क्या है? धूमकेतु को कॉमेट कहा जाता है। आप कॉमेट के बारे में कई बार पढ़े होंगे। सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत सारे पिंड हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। देखिए, कॉमेट, धूमकेतु या पुच्छल तारे एक ही हैं। ठीक है, यह क्या होता है? गैस एवं धूल का एक संग्रह होता है। मतलब किससे बने होते हैं? गैसेस एवं धूल से। अब ये आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। अभी आप समझेंगे चमकीली पूंछ इनकी क्यों दिखाई देती है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। यानी कि नॉर्मली आप धूमकेतु को नहीं देख सकते, पर यह धूमकेतु जब सूर्य के पास से गुजरता है तो क्या होता है? इनकी पूंछ में आग लग जाती है। नॉर्मली देखेंगे सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं। ठीक है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर दिखाई देती है। नॉर्मली देखिए, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये सूर्य है, यदि कोई धूमकेतु इस तरीके से गुजर रहा है तो क्या होगा? इसकी पूंछ जो है वो ये नहीं होगी कि ये सूर्य इसकी पूंछ है, उल्टा होता है। गुजरना इस साइड होता है, पूंछ आगे की ओर होती है और इसका पिछला भाग ये होता है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चमकती हुई दिखाई पड़ती है। दोस्तों, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेले। यह 76 वर्ष में अपने एक पथ पर परिक्रमा करता है। यानी कि यह 1986 में अंतिम बार देखा गया था। अब अगली बार फिर से दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 1986 में जब हम 76 वर्ष बाद देखेंगे, यानी कि 2062 में, तो हमें हेले फिर से दिखाई देगा। दोस्तों, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। यानी कि अगर बचे रहे तो वापस फिर उसी पथ पर लौटेंगे, पर ये नहीं है कि वो बचे रहेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मेट्रॉइड्स, यानी कि मेटियोर्स जो होते हैं वो उल्कापिंड होते हैं। उल्कापिंड क्या है? उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं। उल्का कैसी होती है? प्रकाश की चमकीली धारी। यानी कभी कभी आप आसमान में कुछ चमकते धारियों को देखेंगे जो सूर्य से अलग हैं, ऐसे निकलते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ये उल्का क्या होती है? कोई अलग से मटेरियल नहीं है। जो क्षुद्र ग्रह हैं या तो उनके टुकड़े होंगे या फिर ये धूमकेतुओं के धूल के कण होंगे जो कि आसमान में गुजरते हैं और आग लगने के कारण या इनमें चमक आ जाती है और पल भर में ये चमकते हुए दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने कंप्लीट सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पढ़ा तथा समस्त प्रकार के जो डेफिनेशन हैं उल्कापिंड हैं वो यहाँ पर देख लिए हैं। आगे के वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान का अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जियोग्राफी का। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ यदि पसंद आया हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।